मानव स्वास्थ्य और रोग के अंदर फर्स्ट अपन को पढ़ना है इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में। भाई मानव स्वास्थ्य होता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य क्या है या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को या हेल्थ को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा, मानव में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में पढ़ना है। मानव के अंदर कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं, जनरल डिजीज जो पाई जाती है उनके बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है टीकाकरण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको टीकाकरण, वैक्सीनेशन व प्रतिरक्षण के बारे में। कि जो टीका लगाते हैं वो हमारे शरीर की किस तरह से सुरक्षा करता है। फिर पढ़ना है एड्स रोग के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है कैंसर रोग के बारे में। अगला पढ़ना है ड्रग और अल्कोहल। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में। एक सेकंड रुकना है ना। तो ड्रग और अल्कोहल जो होती है उनका जो मिसयूज किया जाता है या कुप्रयोग उनका जो किया जाता है उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर किशोरावस्था और ड्रग्स का कुप्रयोग उसके बारे में पढ़ना है। यानी किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो ड्रग की तरफ आकर्षित होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। किशोरावस्था व ड्रग का कुप्रयोग। किशोरावस्था व ड्रग का कुप्रयोग यानी किशोर अवस्था में बच्चे ज्यादातर ड्रग्स का कुप्रयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं उसके बारे में। फिर व्यसन और निर्भरता। व्यसन व निर्भरता, जो ड्रग्स वगैरह की या अल्कोहल की जो आदत लगती है उसको बोलते हैं व्यसन। और निर्भरता, उस पर निर्भर कैसे हो जाते हैं लोग उसके बारे में। फिर ड्रग कुप्रयोग के प्रभाव, जब ड्रग का उपयोग किया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा तो उसके जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। और लास्ट हमें पढ़ना है रोकथाम और नियंत्रण। किस तरह से इनके कुप्रयोग को रोका जा सकता है और किस तरह से इनको कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये 10 टॉपिक 11 टॉपिक है लगभग, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे परिचय। नोट्स में तुमको भेज दूंगा, है ना, ग्रुप पर ही नोट्स भेजूंगा। उनमें से रजिस्टर में बना लेना, अभी केवल इसमें समझना है अपन को, और जिसका बोलूँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें सबसे फर्स्ट पढ़ना है अपन को मानव स्वास्थ्य और रोग में परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन। यानी स्वास्थ्य होता क्या है। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है इस चैप्टर में वो है परिचय। अब इसके अंदर देखो क्या है। परिचय के अंदर जो प्राचीन टाइम है, पुराने समय से ही भारत के अंदर आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले
अपने यहाँ पर भारत में आयुर्वेद का उपयोग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक यूनानी चिकित्सा जो होती है, होम्योपैथी जिसको अपन बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। इन सब चीजों का यूज हमारे द्वारा या भारत के लोगों के द्वारा किया गया है। दोनों ही आयुर्वेद वाले भी चिकित्सक ये मानते हैं, एक तो आयुर्वेद का यूज हुआ, एक होम्योपैथी जिसको अपन बोलते हैं, या यूनानी चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी जिसको बोला जाता है, इनका यूज पुराने समय से भारत के अंदर किया जा रहा है। इसमें क्या है, जो ये दोनों, जो आयुर्वेद को मानने वाले लोग हैं या यूनानी चिकित्सा को मानने वाले लोग हैं, ये ऐसे मानते थे कि हमारा जो स्वास्थ्य है कुछ तरल के द्वारा संतुलित रहता है। कुछ लिक्विड या तरल हमारे शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं और उनके द्वारा हमारे स्वास्थ्य का संतुलन किया जाता है। यानी कुछ तरल पदार्थ होते हैं, उन तरल पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखा जाता है। जैसे इन तरल पदार्थों का नाम है वात, पित्त और कफ। इन तरल पदार्थों को हम बोल सकते हैं, तो वात, एक होता है पित्त, और तीसरा क्या होता है, कफ। इनके संतुलन के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। वात जो शब्द है उसका मतलब होता है वायु। पित्त हमारे यकृत से स्रावित होने वाला एक पदार्थ है, जो हमारी पाचक ग्रंथि है उससे स्रावित होता है, वो है कफ। श्वसन तंत्र के अंदर जो कफ जो जमता है ना, हमारे गले वगैरह में जो जमता है, वो कफ है। तो यदि ये संतुलित मात्रा में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी यदि ये तीनों संतुलित मात्रा में है, वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, यानी हमें रोग नहीं होंगे। लेकिन यदि इनके अंदर असंतुलन आ जाता है, वात, पित्त और कफ में से किसी में भी असंतुलन आ जाए, इम्बैलेंस कंडीशन आ जाए, तो हमारे शरीर के अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो। दोनों ही पद्धतियों में ये माना जाता है, आयुर्वेद में भी ये माना जाता है और यूनानी जो चिकित्सा है, होम्योपैथी जो है, उसके अंदर भी इस चीज को माना जाता है। इन तीनों का संतुलन ही हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन आधुनिक समय में ये सिद्ध हो चुका है, जो हम अंग्रेजी दवाइयों का यूज करते हैं, तो आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि हमारे तंत्र में, हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जा रहा है, तंत्रिका तंत्र। एक तो है तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु आते हैं। एक हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अंतःस्रावी तंत्र, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां इसके अंदर आती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां किसमें आती है, अंतःस्रावी। ये दोनों तंत्र आपस में मिलकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, दोनों आपस में मिलकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेंगे, नियंत्रित। और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की रोगाणुओं से या रोगों से सुरक्षा करता है। ये हमारे शरीर में रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करेगा। तो ये जो माना जाता है, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जो इंग्लिश दवाइयाँ हम अपन यूज में लेते हैं, उनके अंदर ये माना जाता है कि तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं। और ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये सारा का सारा किसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में। अब एक वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे, साइंटिस्ट है। परिचय के अंदर ये चल रहा है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट है, उसके द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या की गई, डिस्कवरी की गई।
और इससे हमें पता चला, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज के बाद हमें पता चला कि हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दो तंत्र मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं। और ये प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करेगा, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। उसके बाद हमें पता चला कि हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा अंतःस्रावी तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करता है। और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये रोगों से क्या करने का काम करता है, सुरक्षा करने का ये काम करे। आगे WHO एक संगठन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है। WHO के अनुसार WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है? जब हमारे शरीर के सभी अंग आपस में और बाहरी वातावरण के साथ संतुलन बनाते हुए सही कार्य करते हैं, यानी हमारे शरीर के सभी अंग व तंत्र आपस में संतुलन बनाते हुए, आपस में संतुलन बना रहे हैं, उसके साथ साथ बाहरी वातावरण से भी संतुलन बना रहे हैं, बाहरी वातावरण से संतुलन बनाते हैं। तो बाहरी एनवायरनमेंट से भी जब संतुलन बनाते हैं, आपस में भी संतुलन बनाते हैं, तो उसके द्वारा, यानी आपस में संतुलन बनाया अंग और तंत्रों ने, बाहरी वातावरण से संतुलन बनाया, और हमारा शरीर जब ये संतुलन रहेगा तो सही प्रकार से काम करेगा। हमारी जो बॉडी है या शरीर है, सही प्रकार से क्या कर पाता है, कार्य कर पाता है। इस स्थिति को ही स्वास्थ्य या हेल्थ कहा जाता है। ये जो कंडीशन है, इसे ही हम स्वास्थ्य या फिर क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे। तो WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये डेफिनेशन या ये परिभाषा है, जब हमारे शरीर के सभी अंग और तंत्र आपस में संतुलन बनाते हुए और बाहरी वातावरण से संतुलन बनाते हुए सही प्रकार से कार्य करते हैं, तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन को हमें ध्यान रखना है। तो ये इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में था कि इसके अंदर कौन कौन से जो स्वास्थ्य रोग के अंदर स्वास्थ्य क्या है, आयुर्वेद में क्या माना जाता था, और जो यूनान चिकित्सा उसमें क्या माना जाता है, जो अंग्रेजी चिकित्सा है उसके अंदर जो इंग्लिश मेडिसिन ली जाती है उसके अंदर एलोपैथी के अंदर क्या माना जाता है। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमें इसके अंदर आगे पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसके अंदर देखो, तीन कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो होता है आनुवांशिक विकार। पहला कारक या पहला फैक्टर जो हमारे स्वास्थ्य को या हेल्थ को इफेक्टेड करेगा, उसका नाम है आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रूप से जो बीमारियां होती है उन्हें आनुवांशिक विकार बोलेंगे। सेकंड जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, संक्रमण। संक्रमण का मतलब है जैसे कोई जीवाणु, वायरस ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, उसके कारण हमारा शरीर क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन या फिर संक्रमण। तीसरा जो कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा उसे बोला जाता है जीवन शैली।
इसे किस नाम से जाना जाता है? जीवन शैली। यानी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का खाना भोजन हम यूज में ले रहे हैं, उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मेनली 3 कारक होते हैं। पहले कारक का नाम तो क्या है? आनुवांशिक विकार। जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां होती है, ये प्रभावित करेंगे। दूसरा है संक्रमण। यदि किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इनका यदि संक्रमण हो जाता है, उसके कारण भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, उसे बोलते हैं हम संक्रमण। तीसरा जीवन शैली, हम किस तरह का भोजन यूज में ले रहे हैं, कैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, कितनी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें सबसे फर्स्ट हमको पढ़ना है आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। अब जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? ऐसी बीमारियां या ऐसी असामान्यताएं जो जन्म से ही बच्चों में उपस्थित होती है, और ये बीमारियां बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होती है। यानी ऐसे विकार या ऐसी बीमारियां, विकार बोलते हैं हम रोगों को या बीमारियों, ऐसे विकार जो जन्म से बच्चे में उपस्थित हो, ऐसे विकार जो जन्म से बच्चे में उपस्थित हो, ऐसी बीमारियां जो जन्म से बच्चे में उपस्थित हो, तथा ये बीमारियां उन्हें प्राप्त किन से हो रही है? ये विकार जनकों से प्राप्त होते हैं। जनक का मतलब है माता पिता से। ये विकार बच्चों में जनकों से आते हैं, वंशागति के कारण आते हैं। लक्षण एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसके कारण इस प्रकार के विकार या बीमारियां उत्पन्न हुई। इनको हम बोलते हैं आनुवांशिक विकार। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे एक है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का नहीं जमता है, तो वो बीमारी है, वो आनुवांशिक विकार है। एक होता है वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाता है। ऐसी बीमारियां जो माता पिता से बच्चों में आए, उन्हें हम बोलेंगे आनुवांशिक विकार। इसमें ये याद रखना है। सेकंड जो है संक्रमण। संक्रमण के अंदर क्या होगा? रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होने से। अब रोगाणु अभी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, अभी केवल इसकी डेफिनेशन ये है। रोगाणुओं द्वारा यदि संक्रमण हो रहा है किसी व्यक्ति के अंदर, यदि रोगाणु एंटर हो गए, तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होने पर भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसे हम बोलेंगे संक्रमण। अनेक रोगाणुओं के संक्रमण से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रोगाणु वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। रोगाणु कौन कौन से रोगाणु के अंदर हम किस किस को रख सकते हैं? कोई भी वायरस। वायरस यदि शरीर के अंदर गया तो बीमार हो जाएंगे, जैसे कोरोना वायरस। बैक्टीरिया, जीवाणु, कोई भी बैक्टीरिया यदि हमारे शरीर में गया, हानिकारक रोग उत्पन्न करने वाला, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कवक, कुछ कवक ऐसे हैं जिनके द्वारा भी रोग उत्पन्न किया जाता है। इन सबको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इन सभी को किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म जीव के नाम से इनको जाना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बोलेंगे। तो वायरस, जीवाणु, कवक, इनके संक्रमण के कारण भी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो सकता है। तीसरा जो है वो इसके अंदर जीवन शैली। अब जीवन शैली का मतलब क्या है? तपोधन, आवाज आ रही है क्या तेरे को? तो देखो, जीवन शैली इसका मतलब सीधा से ये है कि मानव की जो जीवन शैली है, जीवन शैली का मतलब है किस तरह का खान पान हम खा रहे हैं, किस तरह का खाना हम यूज में ले रहे हैं, किस तरह की भोजन सामग्री हम यूज में ले रहे हैं, किस तरह के पेय पदार्थ हम पी रहे हैं, उससे स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
कोई भी पदार्थ यदि जरूरत से ज्यादा खाया जाता है, किसी भी पदार्थ को यदि आवश्यकता से अधिक खाया जाएगा या कोई भी पदार्थ यदि आवश्यकता से कम होगा, तो दोनों ही स्थिति में हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। किसी भी खाने वाले पदार्थ को यदि आवश्यकता से ज्यादा खा रहे हैं तो भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और यदि किसी भी पदार्थ को आवश्यकता से कम खा रहे हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। ये तीन स्थितियां है, तीन कंडीशन है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। पहला है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसे विकार जो जन्म से ही बच्चों के अंदर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। दूसरा, संक्रमण, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कवक यदि ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो भी हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। तीसरा जो विकार है वो कौन सा पाया जा रहा है, जीवन शैली। तीसरा जिसके कारण ही होगा वो कौन सा है, जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब है हम किस तरह का खान पान यूज में ले रहे हैं, कैसा खाना हम खा रहे हैं, किस तरह का पानी हम पी रहे हैं, किस तरह के पेय पदार्थ हम ले रहे हैं, उसके कारण भी व्यक्ति क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा, रोग उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों चीजों को याद रखना है, ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। मेन मेन हेडिंग याद रखनी है इसमें, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दूसरा संक्रमण है, और तीसरा क्या है, जीवन शैली है। अब क्यों जरूरी है स्वस्थ रहना, उसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट हमको पढ़ने हैं कि हमारा स्वस्थ रहना क्यों जरूरी होता है, कि हम क्यों स्वस्थ रहे, उसके रीजन क्या होते हैं। एक मिनट रुकना, एक कॉल आया। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया। हाँ अभी, हाँ हाँ हाँ, अभी मैं वही हूँ। क्या फोन। तो देखो ये तीन रीजन है, आनुवंशिक विकार, संक्रमण, जीवन शैली। अब क्यों जरूरी है भाई, हम स्वास्थ्य स्वास्थ्य ये बात कर रहे हैं तो स्वस्थ रहना क्यों जरूरी होता है, उसके कुछ रीजंस को हमको पढ़ना है। क्यों जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, तो उसके देखो रीजन क्या क्या है। कोई भी व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा तो स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम करने में सक्षम होगा। पहला कारण है, स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है, अधिक कार्य कर सकता है। यानी बीमार है तो वो काम नहीं कर पाएगा, यदि स्वस्थ है तो वो इजीली या आसानी से क्या कर लेता है, कोई भी काम जो है उसको वो आसानी से क्या कर लेता है, संपन्न कर लेता है। तो पहला रीजन तो ये है कि स्वस्थ रहना क्यों जरूरी होता है, कि स्वस्थ है तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, इसलिए हम स्वस्थ रहना जरूरी होता है। जब व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, अधिक कार्य करेगा, तो अत्यधिक उत्पादन होगा। यानी वो किसी भी जगह पर काम कर रहा है, अधिक काम से अधिक प्रोडक्शन या फिर अधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। ज्यादा, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। ज्यादा काम करोगे ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा तो उसका फायदा क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्शन का या ज्यादा उत्पादन का, जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा आर्थिक संपन्नता आएगी। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी ज्यादा आर्थिक संपन्नता आती है। आर्थिक संपन्नता का मतलब है उतने ही ज्यादा पैसे आएंगे। जितना अधिक काम करेंगे अधिक उत्पादन होगा, अधिक पैसे हमको प्राप्त होंगे। तो आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। पहला तो ये रीजन है कि स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, पैसे ज्यादा आएंगे तो आर्थिक रूप से वो व्यक्ति क्या रहेगा, संपन्न रहेगा, और देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा कारण क्या है, स्वस्थ जो व्यक्ति है, मेनली हम माताओं की बात करें, जो स्वस्थ माताएं हैं, तो यदि माँ स्वस्थ है, माँ यदि स्वस्थ है
तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। यदि माँ के अंदर रोगग्रस्त माँ है तो बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, और यदि माँ स्वस्थ है तो बच्चे कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं। और माँ स्वस्थ है तो बच्चे की और शिशु की मृत्यु दर में कमी आती है। शिशु की और माँ की मृत्यु दर कम होती है। मृत्यु दर का मतलब है मॉर्टिलिटी रेट, या मृत्यु दर में क्या आ जाती है? कमी। भाई स्वस्थ माँ है तो जब वो बच्चे को पैदा करेगी तो उस माँ की भी मृत्यु नहीं होगी, माँ भी नहीं मरेगी, ना बच्चा मरेगा, तो उनके अंदर मृत्यु दर के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये मेनली दो रीजन है इसके अंदर जिसलिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। एक तो स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम करेगा, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, आर्थिक रूप से क्या आएगी? संपन्नता, और देश का विकास होगा। का विकास होगा व्यक्ति का, और देश का विकास होगा। माँ यदि स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। माँ यदि स्वस्थ है तो शिशु की, बच्चे की और माँ की मृत्यु दर में भी क्या आ जाती है? कमी आती है। कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में शिशु और बच्चे मरते हैं। इन वजह से स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी जाती है या प्राथमिकता दी जाती है। अब अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक तो संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए। यदि हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है, हेल्थ को अच्छा रखना है, तो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए। बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित। ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हो, उसे हम कौन सी डाइट बोलते हैं? संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट उसको बोलेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन का या बैलेंस डाइट का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, शारीरिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमारा जो शरीर है उसकी सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि शारीरिक रूप से सफाई नहीं होगी तो अनेक प्रकार के चर्म रोग हो सकते हैं। स्किन से संबंधित जो डिजीज है, त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो स्किन की सफाई नहीं होने पर होती है। तो शारीरिक सफाई का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, हमेशा रेगुलरली स्नान करना चाहिए। जैसे सर्दी वगैरह हो तो नहाते नहीं है, उससे रोगग्रस्त व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर हमें नहाना चाहिए जिससे कि शरीर साफ रहे। फोर्थ, जो नियमित एक्सरसाइज या व्यायाम करनी चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए या नियमित हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन चारों के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले फैक्टर हैं, या स्वास्थ्य जो है इनसे अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें इन तरीकों को अपनाना चाहिए। बैलेंस डाइट का उपयोग करो, संतुलित भोजन का उपयोग करो, शरीर की सफाई रखो, स्नान रोजाना क्या बोलते हैं बात करना चाहिए, नहाना चाहिए, और रेगुलर रूप से क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी चाहिए। रोजाना हमें एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे हमको याद रखने हैं जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके द्वारा हम हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। व्यक्ति का यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो मानव के शरीर में एक या एक से अधिक अंगों के संचालन में बाधा होगी। यदि स्वस्थ यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यानी कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त व्यक्ति में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? रोगग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला कैरेक्टर या पहला लक्षण तो इसके अंदर देखो क्या दिखाई देगा कि रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उसके शरीर में एक या एक से अधिक अंग काम नहीं कर पाएंगे। एक या एक से अधिक अंग सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। सही प्रकार से कार्य
नहीं करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति यदि रोगग्रस्त है तो उसके शरीर के अंदर एक या एक से अधिक अंग जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। जब कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं करेगा तो उसके कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उस अंग के काम इफेक्टेड होंगे, उस अंग के कार्य प्रभावित होंगे। और जब कार्य प्रभावित होंगे, जब किसी व्यक्ति के अंदर उस अंग सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, उसके जब कार्य प्रभावित होंगे, कार्य प्रभावित होने से क्या होगा, अधिक अंग सही प्रकार से कार्य नहीं किया, उस अंग का जो फंक्शन है या कार्य जो है वो प्रभावित हुआ। इस कार्य के प्रभावित होने का विपरीत प्रभाव शरीर पर पड़ेगा और शरीर में रोग के लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी शरीर के अंदर जो है रोग के जो कैरेक्टर हैं या रोग के जो लक्षण हैं वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। रोगग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति यदि रोगग्रस्त है, उसके शरीर के एक या एक से अधिक अंग सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। शरीर के अंदर जब कार्य प्रभावित होंगे, शरीर के अंदर जब कार्य प्रभावित होंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो व्यक्ति है उसके अंदर रोग के लक्षण या रोग के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमको दिखाई देना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के अंदर रोग के लक्षण जैसे हमारा सिर दर्द होना, हाथ पैरों का गर्म होना, बुखार होना, ये सारे रोगों के लक्षण हैं। यानी शरीर का कोई ना कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है और उसके कारण व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त। जब रोग के लक्षण प्रकट होंगे यानी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो गया और हम अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ या फिर क्या हो जाते हैं, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं सभी। तो ये सिंपल सा ये है हमारे पास कि रोगग्रस्त व्यक्ति के अंदर कौन से कैरेक्टर या कौन से लक्षण हमको हमारे अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के जो रोग हमको हमारे शरीर के अंदर दिखाई देते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जितने भी रोग हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं, रोग के प्रकार जो है, टाइप्स जो है रोग के, दो पार्ट्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले रोग होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे रोग होते हैं असंक्रामक रोग। पहली डिजीज तो कौन सी है, संक्रामक, और दूसरी डिजीज कौन सी है, असंक्रामक। दोनों के अंदर देखो अंतर क्या है, संक्रामक और असंक्रामक में। संक्रामक और असंक्रामक के अंदर अंतर ये है, ऐसी बीमारियां जो आसानी से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है, संक्रामक को हम क्या बोलेंगे, ऐसी बीमारियां जो आसानी से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है। ऐसी बीमारियां हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकती है। ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलेगी उन्हें हम संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। सिंपल सा याद रखना, संक्रामक का मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी, एक पर्सन से दूसरे में फैल सकती है, संक्रामक है। सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना, एक पर्सन से दूसरे में फैल रही है तो ये कौन सी डिजीज है, संक्रामक रोग है। असंक्रामक ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलती, ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलती है उन्हें हम असंक्रामक बीमारियां कहेंगे। संक्रामक बीमारियों के एग्जाम्पल की हम बात करें, निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है। वायरस बैक्टीरिया इनके कारण ये एक दूसरे से फैल सकती है। पीलिया एक संक्रामक बीमारी है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तीसरा, एड्स जो है वो एक संक्रामक बीमारी है, वायरस के कारण ये बीमारी हो रही है, वायरस के कारण ये उत्पन्न होगी, वायरस के कारण ये उत्पन्न होती है, वायरस के कारण फैलती है, इसलिए संक्रामक बीमारी है। असंक्रामक रोगों की यदि हम बात करें, असंक्रामक के एग्जाम्पल है हमारा कैंसर। पहला डिजीज तो कौन सा है, कैंसर। यदि एक व्यक्ति में कैंसर है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो ये असंक्रामक है, एक से दूसरे में नहीं फैल रही है। तीसरा,
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक असंक्रामक है। यदि किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया है तो वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलेगा, ये केवल माता पिता से किसमें आता है, बच्चों में। तो रोग के दो प्रकार है, एक इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी होती है अनफेक्शियस डिजीज। ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक बीमारी। ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलती है उन्हें हम बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। एग्जाम्पल संक्रामक के निमोनिया, पीलिया, एड्स, लेटेस्ट जो रोग फैल रहा है कोरोना, कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, कोविड 19, तो ये भी संक्रामक है। कैंसर, हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है यदि एक मनुष्य में है तो वो दूसरे मनुष्य में नहीं जाएगी। किसी को कैंसर है तो दूसरे के अंदर नहीं फैलेगी, यदि उसके अंदर कोई उत्परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण फैलेगी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से किसके अंदर जाती है, बच्चे के अंदर जाती है। सिंपल से इनके एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। अब यहाँ तक का ध्यान रखना, नेक्स्ट जो हेडिंग अपन पढ़ेंगे कल, मानव में होने वाले सामान्य रोग, यानी मनुष्य के अंदर कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। आज हमने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, किस किस प्रकार का इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन में पढ़ा आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा जो है वो क्या मानते हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ जो पाए जा रहे हैं इनका यदि संतुलन बना है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, यदि असंतुलित है तो रोग उत्पन्न होंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। उसके बाद ये क्लियर हुआ कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से सुरक्षा करता है और हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा करता है। तो और भी जो है ना तुम्हारी क्लास के उनको बोल देना एक बार कि है ना क्लास ज्वाइन करें, अब रेगुलर क्लास लगेगी है ना, और नोट्स वोट्स में एक दो दिन के अंदर भेज दूंगा। यहाँ केवल समझना है। नोट्स जो है उनको कॉपी में क्या है, कॉपी में कॉपी कर लेना, उसमें से देख के कॉपी के अंदर उनको लिखना है। फिर WHO ने एक परिभाषा दी है स्वास्थ्य की, जब हमारे शरीर के सभी अंग और तंत्र आपस में बैलेंस बनाए रखते हैं, बाहरी एनवायरनमेंट से बैलेंस बनाए रखेंगे और सही प्रकार से काम करेंगे तो उसे ही क्या बोला जाता है, स्वास्थ्य बोला जाता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 रीजन है। पहले रीजन को बोला हमने आनुवांशिक कारक, दूसरा संक्रमण, तीसरा क्या बोला, जीवन शैली। आनुवांशिक विकार जो बच्चे से, जन्म से ही बच्चे में होगा, माता पिता से आएगा, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। संक्रमण रोगाणुओं द्वारा जो होगा, रोग वायरस, जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव, इनसे भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा।